हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हमेशा यूपी टेट और सीटेट का क्लास हम ले रहे हैं, कंटिन्यू इसमें चल रहा था। बीच में काफ़ी दिनों से वीडियो हमारा बंद है। ठीक, काफ़ी दिनों से क्या है, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आज हम जो है बीटीसी डीएलएड बीएलएड जो जिसमें साइंस का जो पोर्शन है, उस साइंस में आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे सब आपके एग्ज़ाम के बेस के ऊपर है। मतलब जितने भी सारा यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी साल पूछा गया है। तो 4 जो भी आपके पेपर हुए हैं, उस पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, पूछी जा रही हैं आपसे, और जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है आज ये क्लास हमारी होने वाली है। अधिक से अधिक 4 या 5 वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट आपका जो बीटीसी हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे डीएलएड हो, जिसमें साइंस का केमिस्ट्री का जहाँ से आता है, आज हम केमिस्ट्री का कवर करेंगे, फिर फिजिक्स का, फिर बायो का। कुछ बचा रहेगा तो सबको जैसे क्या है कि हम अधिक से अधिक मान के चलिए 5 वीडियो में हम साइंस को कवर करने वाले हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका बायो हो। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो बने रहिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम एक बार फिर से आपको बता दें भैया कि अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे पहले से आप जुड़ जाइए। ये अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए हम बीटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ भाइयों का कहना था कि सर थोड़ा मैथ और साइकोलॉजी और साइंस देख लीजिए। तो मैं पहले साइंस को ही उठा लिया हूँ। तो पहले हम साइंस को कंप्लीट करेंगे, जो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे साइंस में। और जहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जा रहा है उसको हम पहले लेंगे। फिर जैसे ये साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम मैथ ले लेते हैं, मैथ के बाद साइकोलॉजी ले लेंगे। वैसे भी साइकोलॉजी चैनल पे बहुत पढ़ा दिया गया है, तो आप चाहेंगे तो वहाँ से भी टॉपिक वाइज ढूंढ के साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। अगर अन्यथा आप चाहते हैं कि जो आपकी बीटीसी में पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसको हम अगर यहाँ पर लें, तो उसके लिए भैया फिर थोड़ा वेट करिए। पहले हम साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैथ, देन साइकोलॉजी पे हम आएंगे। फिर पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। ये केमिस्ट्री का चापा का है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आता है आपके पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। पदार्थ में पहला हम क्या पढ़ने वाले, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो है कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, दुनिया में आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं, उस सब में क्या है, उसको हम कह सकते हैं द्रव्य। क्या कह सकते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। और कोई भी चीज जब बनती है तो उसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। द्रव्य क्या होता है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। और भैया जो द्रव्य होता है ना, वो स्थान घेरता है। क्या करता है? वो स्थान घेरता है। चाहे आपकी बुक हो, चाहे आपकी पेन हो, चाहे आपकी बॉडी हो, आप जहाँ पे भी खड़े हो रहे हैं या जहाँ पे जो चीज़ें रखी जा रही हैं, वो उतना दूर क्या करता है, स्थान घेरता है। और जो भी चीज़ें बनी है दुनिया में, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, मतलब चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सारी वस्तुएं क्या है, द्रव्य है। अब कोई भी वस्तु बनाने के लिए क्या है, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक या असंख्य कणों से मिलकर जो चीजें बनती है, वो हमारे क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। और द्रव्य क्या है? द्रव्य हम उसे कहेंगे जो क्या हो, स्थान घेरता हो। द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है। और तापमान बढ़ने पर गति, ये देखो, तापमान बढ़ने पर गति तीव्र हो जाती है। जो पदार्थ होती है ना, पदार्थ, जो पदार्थ होता है, जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य में अगर आप टेम्परेचर, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, ये क्या है, एक तरह से द्रव्य है। क्या है? द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव और द्रव्य में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। तो कोई भी वस्तु क्या हो, द्रव्य होती है। और जब द्रव्य में क्या, द्रव्य क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये क्या है, ये स्थान घेरती है। जिस जगह पे रखी जाएंगे उसका स्थान क्या करेंगे, घेर लेंगी। और तापमान बढ़ाने पर गति में तीव्रता, अगर इसके में अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो पानी है, तो पानी को जब आप बॉयल करेंगे तो जब उसमें तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने की वजह से क्या, गति तीव्र हो जाती है। कोई भी दुनिया का पदार्थ हो, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने के बाद उसमें क्या होगा, उसकी गति में परिवर्तन आएगा। कह सकते हैं उसकी गति में क्या होगी, तीव्रता आएगी। और 2 या 2 से जो अधिक कण हैं, चाहे कितने भी कण हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, किसके वजह से जुड़े होते हैं, आकर्षण बल की वजह से। तो आप अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में अगर आप साफ साफ अगर कह सकते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों का समूह है और ये स्थान घेरता है,
ये जो कण एक दूसरे से आपस में बंधे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। क्या कहते हैं, आकर्षण बल। और अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसके आकर्षण जो है, जो आकर्षण बल के जो कण अणु उसके जो क्या है, जो सूक्ष्म कण जो पास पास होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। इसीलिए कहेंगे तापमान बढ़ने पर इसे गति में क्या होती है, तीव्रता आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको द्रव्य समझ में आ गया होगा। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब क्या है, द्रव्य हैं। द्रव्य क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। ये सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं। आकर्षण बल इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एक दूसरे में बंधी होती हैं और तापमान बढ़ाने पे इसकी गति में तीव्रता आ जाती है। तो जो द्रव्य की 3-4 अवस्थाओं को हमने लिया है। द्रव्य को 4 अवस्थाओं में लिया है। आपके जो बीटीसी एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम डीएलएड वीएलएड जो भी होने वाला है, उसमें आपका जो ठोस द्रव गैस बस पूछा गया है। प्लाज्मा अभी तक नहीं पूछा गया है। प्लाज्मा एक बार भी नहीं पूछा गया है। ठोस द्रव गैस कई बार पूछा गया है। तो ठोस हम किसे कहते हैं, ठोस हम किसे कहते हैं, ठोस वे वस्तुएं होती हैं। ध्यान सुनिएगा, ठोस वे वस्तुएं होती हैं जो आकार, ठीक है, जिसका आकार और आयतन फिक्स होता है। ठोस वे वह वस्तुएं होती हैं जिसका आयतन और आकार क्या होता है, फिक्स होता है। आयतन का मतलब ये समझ सकते हैं, जो उसका वैल्यू मतलब जो उसका, जैसे मान लो कि आयतन और आकार, हमने क्या बताया, आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस वे वस्तु होती हैं जिसका आयतन और आकार फिक्स होता है। मतलब जिस शेप में बनी होती हैं वो उसका आकार फिक्स होता है, और वो शेप बनाने में जितनी क्वांटिटी लगती है वो क्वांटिटी क्या होती है, वो फिक्स होती है। मान लो जैसे ईंट है, तो ईंट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। जो ईंट का आकार है वो क्या है, निश्चित है। जो ईंट का आकार होता है हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। और जो एक ईंट का वजन होता है वही दूसरे ईंट का क्या होता है, वजन होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन। और आकार क्या होता है, इसमें फिक्स होता है। तो ठोस वे वस्तुएं हैं जिसके आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि द्रव वे वस्तुएं हैं जिसका आयतन तो निश्चित है पर आकार फिक्स नहीं होता है। आयतन मतलब समझिए, जिसका आयतन तो निश्चित है पर उसका आकार फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, पानी है, क्या है भैया, पानी है। इसमें हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं ईंट ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है। जितने ठोस वस्तुएं सबको ले सकते हैं। ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, और पत्थर हो गया। तो जो उसका आकार होता है वो फिक्स होता है, जो उसका वजन होता है, उसका वजन क्या होता है, फिक्स होता है। उसी को हम कहते हैं आयतन और आकार जिसका फिक्स, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस वस्तु। अच्छा, द्रव में क्या कहेंगे, द्रव हमने बताया कि आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार उसका फिक्स नहीं होता है। तो जैसे हम कह सकते हैं तेल हो गया, आपका पानी हो गया, आपका दूध हो गया। तो जो दूध होता है, अगर आप 1 लीटर दूध लिए हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप 1 लीटर दूध लिए हैं तो 1 लीटर दूध आपको क्या हो गया, उसका आयतन है वो 1 लीटर। 1 लीटर क्या है वो, आयतन कह सकते हैं, उसका वो भार है। तो 1 लीटर दूध आप जिस बर्तन में डालेंगे वो दूध क्या है, उस बर्तन का आकार ले लेगा। इसीलिए कह रहा है कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। और ईंट को क्या करेंगे, आप जिस भी बर्तन में डालेंगे या चाहे जहां भी आप ईंट को रखेंगे, उसका जो क्या है कि आयतन और आकार फिक्स होगा। जबकि द्रव का क्या होगा, आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित है। आयतन निश्चित है लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित। 1 लीटर दूध हो, चाहे 1 लीटर पानी हो, चाहे 1 लीटर आपका क्या ऑयल हो, आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा। इसलिए उसका आकार फिक्स नहीं है लेकिन आयतन क्या है, फिक्स है। क्योंकि वही 1 लीटर दूध आप दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, वही 1 लीटर पानी आप हर बोतल में अलग अलग डाल रहे हैं। तो जिस तरह बोतल का क्या साइज होगा या जिस तरह से उसका आकार होगा, वो उसके आकार को क्या करेगा, धारण कर लेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा गैस है। गैस किसे कहते हैं, गैस में दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। गैस का न तो आकार फिक्स होता है, गैस का न तो आयतन, न गैस का कोई आकार फिक्स होता है, न गैस का आयतन फिक्स होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जो जिस वस्तु नहीं कह सकते, या तो इसमें गैस को ले सकते हैं, ठीक है। जिस भी वस्तु का क्या होगा, आकार और आयतन फिक्स नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। आ जाओ, अंतर आणविक बल। देखो, अंतर आणविक स्थान कम होता है। ठोस में अंतर आणविक स्थान कम होता है। अंतर आणविक मतलब समझ रहे हो, अंतर आणविक मतलब समझ रहे हो कि जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं, इसके हर वस्तु क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये स्थान घेरती हैं। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं ना, वो उनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं। उसे वो कह रहा है कि अंतर आणविक स्थान कम होता है। मतलब उनके अणुओं के बीच में जगह क्या होती है,
कम होती है। ठीक है, ठोस वस्तुएं उसे कहते हैं जिसका अंतर आणविक स्थान क्या हो, कम हो। आ जाओ, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। तो जो ठोस में मान लो, ठोस में अगर ठोस मान लो यहाँ से इतना दूरी दे रहा है, तो द्रव में क्या करेगा, उससे दूरी बढ़ जाएगी। ठोस वस्तु मान लो, कोई ठोस वस्तु, उसके कण क्या है, एक ठो कण यहाँ है, एक ठो कण यहाँ है। ठीक है, दो कण मान लो यहाँ ठोस वस्तुएं के, लेकिन जब द्रव की बात करेगी तो ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, जब गैस की बात करेगी तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतर आणविक मतलब है जो सूक्ष्म कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसमें ठोस के अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। ठीक है, ठोस के अपेक्षा अधिक दूर होते हैं और ये बहुत अधिक दूर होते हैं। ठीक है ना, इसमें स्थान कम होता है, ठोस के अपेक्षा अधिक होता है, और इसमें बहुत अधिक, ठोस के अपेक्षा अधिक, इसमें बहुत अधिक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठोस वस्तुएं के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जो द्रव की वस्तुएं के जो कण होते हैं वो ठोस के अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस के होते हैं वो बहुत अधिक ही दूर दूर होते हैं। इसलिए इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने में थोड़ा सा मेहनत होगा, और इसको क्या है, हम तोड़ नहीं सकते जल्दी से। अब इसके पास है आकर्षण बल। अभी बात हमने किया आकर्षण बल, आकर्षण बल अधिक होता है, इनके कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए आपस में बहुत मजबूती से ज्वाइंट होते हैं, इसलिए कह रहा है कि आकर्षण बल इसमें अधिक होते हैं। ठोस वस्तुओं में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसमें क्या है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, मतलब अणुओं के बीच स्थान, अंतर आणविक मतलब अणुओं के बीच में स्थान बहुत ही कम होता है, जबकि गैस में उनके अणुओं के बीच में स्थान क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, मतलब गैपिंग बहुत दूर दूर होती है। अब इसमें देखो, आकर्षण बल अधिक होता है, इसमें कम होता है, और इसमें नगण्य होता है, मतलब गैसों में जो है आकर्षण बल नगण्य होता है। ठीक है, और एक घनत्व अधिक, इसमें क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, लेकिन यहाँ देखो घनत्व कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नगण्य होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, देखो कम अधिक अधिक, और यहाँ अधिक कम कम, यहाँ देखो दो जगह नगण्य है, और यहाँ पे बहुत अधिक। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको ये पूछा गया है, घनत्व और आकर्षण बल आपको पूछ लेगा। और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा बस जान जाओ कि वे वस्तुएं जो ना तो ठोस हो ना तो गैस हो, ठीक है, ना तो द्रव हो, वे वस्तुएं जो ठोस और द्रव के मध्य की होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। वे वस्तुएं जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये आपके बीटीसी में नहीं पूछेगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। आगे द्रव की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। अच्छा, जो द्रव है, द्रव्य, जो भी द्रव्य तीन प्रकार का आपका हो गया, चार प्रकार के, लेकिन हम तीन ही पढ़ेंगे हमारे बीटीसी में, जो भी बीएलएड है उसमें तीन ही पूछा जाएगा। अब उसमें क्या होता है, उनके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, जो चीज़ें चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो कैसे। अब देखो, तीनों अवस्था में कौन मिल सकता है, पानी आप एक ऐसा पदार्थ कह सकते हो जो ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है, और गैस में भी मिलता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म में मिलने वाला है आपका पानी। जो वाटर है आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में आपको मिलेगा। अब कह रहा है द्रव की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। अब ये जो है कि ठोस से द्रव कब हो रही है और द्रव से गैस कब हो रही है, इसके बारे में हमको समझना है। ठोस से द्रव कब हो रही है और द्रव से गैस कब हो रही है, कब गैस से फिर ठोस हो जा रही है, इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन कई जगह से वाष्पीकरण आपका पूछा गया है, और ऊर्ध्वपातन तो कम से कम 3-4 बार पूछा गया आपका। ऊर्ध्वपातन क्या है, 3-4 बार ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये 3-4 बार पूछा गया है। आपका हिमकरण पूछा गया है, वाष्पीकरण पूछा गया है। तो ये तो अभी तक पूछा नहीं गया निक्षेपण, फिर भी इसको आप पढ़ लीजिए, शायद आपके एग्जाम में पूछ ले, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखो, पहला हमने लिया है गलन। क्या लिया है, गलन। ठोस से द्रव, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गलना। उसे क्या कहते हैं, गलन, और गलने को क्या कहते हैं, गलना। देखो भैया, द्रव की जो भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है ना, या तो ताप के आधार पे होगा, या तो द्रव्य दाब के आधार पे, या तो ऊर्जा के आधार पे। जो भी ठोस द्रव गैस हमारी जो भी तीनों द्रव्य हैं, वो तीनों द्रव क्या हैं, या तो ताप की वजह से अपना छोड़ के किसी और में बदलेगी, या तो दाब की वजह से, या तो ऊर्जा की वजह से। ठोस द्रव गैस को उसके फॉर्म से, मतलब जिस अवस्था में है उस अवस्था से किसी और अवस्था में चेंज करने के लिए या तो ताप की जरूरत पड़ेगी, या तो दाब की जरूरत पड़ेगी, या तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या तो टेम्परेचर, या तो प्रेशर, या तो एनर्जी।
तभी हम उसको लिक्विड से आप ठोस में, मतलब लिक्विड से जो है कि सॉलिड में, और सॉलिड से गैस में, मतलब किसी भी अवस्था में आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसे चेंज करने के लिए इन तीनों में से किसी न किसी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि गलन किसे कहते हैं? ठोस से द्रव, कोई ठोस वस्तु है उसको क्या है, द्रव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। ठीक है। वाष्पीकरण, जब द्रव से गैस में बदलता है, कोई चीज़ द्रवित है मतलब लिक्विड है, लिक्विड से अगर गैस में बदल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। जैसे पानी को अगर हम उबालना स्टार्ट करें तो पानी उबलने के बाद क्या है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। और जब क्या है, जैसे बर्फ है, बर्फ जब पानी में बदल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, गलन या गलनांक। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्वथनांक, और क्वथनांक को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। अगला है संघनन। संघनन किसे कहते हैं, जब कोई चीज गैस से द्रव में बदले, जब कोई चीज गैस से द्रव में बदले तो उसे क्या कहेंगे, संघनन। जब आप देखेंगे, जब खाना आप बनाते हैं तो खाना बनाते समय जब आप कहीं गाँव में रहे होंगे तो गाँव में जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, या कोई भी मान लो भगोना और उसमें चावल बना रहे हैं, या पानी उबाल रहे हैं, या चाय बना रहे हैं, तो उसके ऊपर उसमें से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब जो द्रव होता है, जो आपका पानी होता है वो क्या होता है, द्रव होता है। और जब क्वथनांक होता है मतलब जब वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, तो उबलने के बाद वो किस में, गैस में बदल जाता है। तो गैस में बदल गया। गैस को क्या करते हैं, जब ऊपर से हम कोई ढक्कन रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर बूंद बूंद पानी क्या होता है, चिपक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघनन। तो वो क्या होता है, गैस वाला जाके बदल जाता है किसमें, पानी में। जैसे हम कह सकते हैं कि गर्मियों के समय में या ठंडी के समय में जब भी जो भी वाष्प जो है सनलाइट के वजह से जो भाप बन के ऊपर उड़ जाती हैं, फिर वो ठंडा होकर वर्षा के बूंद के रूप में या कोहरा के रूप में क्या होती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो वही क्या कहलाता है, हमारा संघनन। अब अगला हमारा क्या है, हिमीकरण अथवा जमना। हिमीकरण अथवा जमना, जिसको हिमांक कहते हैं। ठीक है, हिमीकरण अथवा जमना। इसमें क्या होता है, द्रव को ठोस में, इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है, द्रव से हम ठोस में बदलते हैं। द्रव से ठोस मतलब जब आप फ्रीज वाला क्या करते हैं, फ्रीज में हम पानी रख देते हैं, पानी रखने के बाद उसको क्या है, हिमीकरण करते हैं, बहुत अधिक ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, वो द्रव से ठोस में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं बर्फ। तो किस में हो जाएगा, बर्फ। ठीक है। अब बर्फ को फिर क्या करेंगे हम, क्या उसमें जब टेम्परेचर देंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। जब द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस की अवस्था में आ जाएगा। जब गैस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर किस में आ जाएगा, द्रव की अवस्था में आ जाएगा। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। अगला हमारा है ऊर्ध्वपातन। यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा गया है। अगर मैं बताना चाहूँ तो समझ लो कि 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया आपका। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो आपका जो है 2018 में BTC 2018 में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है दही को मथनी। तो ये जो आपका जो ऊर्ध्वपातन है, इसमें आता क्या है, ये समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन जब ठोस से गैस अवस्था में बदल जाना, ठोस से गैस के अवस्था में बदल जाना। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है, जैसे कपूर, ठीक है, या तो मोम लीजिए, जो कैंडल होता है मोमबत्ती, उसको ले लीजिए, या तो कपूर ले लीजिए। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है और द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है और वो द्रव में बदले बिना ही डायरेक्ट वो गैस अवस्था में बदल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार फिर से, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें हमने अभी बताया, कैंडल ले लीजिए आप, ठीक है, मतलब मोमबत्ती, कपूर, ये सब किस में आएंगे, ऊर्ध्वपातन में। निक्षेपण क्या कहलाता है कि गैस से सीधे ठोस में, गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाना। जब कोई चीज़ गैस अवस्था में होती है तो गैस से वो द्रव में ना आके डायरेक्ट किस में चली जाती है, ठोस में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो ठीक है, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको एक बार अच्छे से फिर से आपको बताएंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। आप आ जाओ, इसके बाद अगला टॉपिक आपका पदार्थ है। तो जो द्रव्य है, द्रव्य से क्या बना है, पदार्थ। तो जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। तो द्रव्य के शुद्ध रूप को ही क्या कहते हैं, पदार्थ।
द्रव्य को शुद्ध, जो द्रव्य होता है, जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, ठीक है, हमने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपके सजीव हो या निर्जीव हो, क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। तो सभी जो द्रव्य हैं कुछ तो अशुद्ध होंगी, कुछ क्या होंगी, शुद्ध होंगी। जब ज़मीन से हम खोद के सोना चांदी निकालते हैं, कोई भी अयस्क निकालते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी कण आदि लगे होते हैं। तो जो धूल मिट्टी कण आदि लगे होते हैं उन्हीं को हटा के उनको जब साफ किया जाता है तब जाके वो द्रव्य के शुद्ध रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। द्रव्य की 3 अवस्था है लेकिन पदार्थ अलग है। अब आ जाओ पदार्थ में होता क्या है। तत्वों का छोटा कण जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है ना। परमाणु किसे कहते हैं, तत्व का वह सोचा कण, तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। लेकिन क्या होगा, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा तत्व नहीं, हम तो परमाणु पढ़ रहे हैं ना। आ जाओ, परमाणु तत्व क्या है, तत्व का ही छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब परमाणु की बात एक बार और सुनो। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ लिख लेते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता। और ये क्या है, तत्व का सब। एक बार फिर से देखते हैं, पदार्थ क्या कहता है, द्रव्य के शुद्ध रूप को। अच्छा, हमने क्या कहा, परमाणु। परमाणु तत्व का वह छोटा कण है जो क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और अणु क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। लेकिन ये अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है ना। ये क्या है, तत्व तथा, हाँ ठीक है, तत्व तथा। तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते तत्व। तत्व क्या है, ये स्वतंत्र है। ये क्या है, तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। और ये तत्व वो सूक्ष्म कण है जिसको क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब आते हैं तत्व के बाद आपका क्या बचा हुआ है। तत्व ना हो तो एक बार फिर देख लीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया में ना तो अधिक से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के साथ योग से बनाया जा सकता है। ये देखो, तत्व समझो एक बार फिर ले लें। पदार्थ द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ करते हैं। तत्व कैसे कहते हैं, तत्व का छोटा कण, तत्व का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अणु क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं या यौगिक से जो चीजें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। ठीक है। अब तत्व हमने क्या बताया कि तत्व समान 2 या 2 से अधिक तत्वों के तत्व जो है समान जो होते हैं, एक समान तत्व जो है एक समान परमाणुओं या अणुओं से क्या होता है, बनता है। तो इसे हम कह सकते हैं ये तत्व क्या है, वह सूक्ष्म तत्व वह सूक्ष्म कण है जिसको ना तो क्या है, तोड़ा जा सकता है, जिसको क्या है, ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो किसी और के सहारे क्या कहे, ना तो किसी अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। एक बार अच्छे समझिएगा, तत्व वह सूक्ष्म कण है जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्या है, ना तो तोड़ा जा सकता है, ना तो किसी और के संयोग से बनाया जा सकता है। जैसे मान लो सोना है, ध्यान समझिएगा, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, Hg है, हम सोना ले लेते हैं। ठीक है, सोना क्या हुआ, सोना एक तत्व है। सोना क्या है, एक तत्व है। सोना क्या है, सोना क्या स्वतंत्र है। सोना को क्या सोना को आप तोड़ सकते हैं लेकिन किसी और चीज को मिला के सोना को आप बना नहीं सकते हैं। लेकिन जो सोना जो टूटेगा वो टूटने के बाद फिर भी वो सोना ही रहेगा। सोना को अगर तोड़ोगे तो फिर भी क्या, वो
सोना ही रहेगा। उसके भौतिक गुण में या उसके रासायनिक गुण में कोई, या उसके जो चीज़ है उसके गुण में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सोना को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ोगे तो फिर भी वो क्या रहेगा, सोना रहेगा। ठीक है, और किसी के संयोग से हम सोना फिर से नहीं बना सकते, लेकिन हाँ जो उसका टूटा हुआ भाग है किसी और के साथ अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब सोना को किसी और चीज के साथ मिला के कुछ और एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। सोना को तोड़ के उसके साथ किसी और अदर एलिमेंट को मिला के बनाया जा सकता है, लेकिन किसी अदर एलिमेंट को जोड़ के सोना नहीं बनाया जा सकता है। इसमें यही सबसे बड़ा अंतर है। बात आप समझिए। थोड़ा सा हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। मेरे कहने का सेंस क्या है, ध्यान समझिएगा। मान लो ये सोना है, सोना को जब तोड़ोगे तब भी फिर क्या बनेगा, सोना बनेगा। कहने का सेंस ये सोना ही बनेगा। तो जो सोना का जो टूटा हुआ भाग है वो किसी और के साथ जोड़ोगे तो कुछ अदर, एक अलग चीज बन जाएगी, लेकिन किसी 2 एलिमेंट को जोड़ने के बाद आपका सोना नहीं बनेगा। ये कहने का सेंस है कि 2 तत्वों को आपस में मिलाओगे या 2 अणु परमाणु यौगिक किसी को मिलाओगे तो फिर से सोना नहीं बना सकते, लेकिन सोना के साथ किसी और के साथ रिएक्शन कराओगे तो कुछ और नई चीजें आपको मिल सकती है। कहने का सेंस यही है। यौगिक किसे कहते हैं, देखो H2ONaCl। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यौगिक। यौगिक हम किसे कहेंगे, यौगिक के अणु क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, देखो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, जब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व या अणु या परमाणु किसी को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। यौगिक हम उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणु या परमाणुओं को आपस में एक निश्चित संयोग से, एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित संयोग, ये कह सकते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। जबकि मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों या अणु परमाणु को मिलाइए, बनेगा मिश्रण, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण हम उसे कहते हैं जिसमें अनुपात निश्चित ना हो, लेकिन यौगिक हम उसे कहते हैं जिससे अनुपात निश्चित हो। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणु और परमाणुओं को मिलाने से बनता है। मिश्रण भी उन्हीं सबको मिला के ही बनता है, लेकिन मिश्रण में क्या होता है, सब चीज़ें क्या होती, मिश्रण में क्या होता है, सब चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, लेकिन यौगिक में क्या होता है, सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। इसके बाद आता है समांगी मिश्रण, इसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो चीज़ें यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक होता है ठोस, द्रव, गैस। एकदम ध्यान समझिएगा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जब हम पानी को, ध्यान दीजिएगा, जब हम पानी को क्या करते हैं, देखो गैस है, हम इसको एक काम करते हैं, ऐसे सर्कल में बना लेते हैं, तब शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठोस, द्रव, गैस। ध्यान समझिएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव गैस में क्या है कि जब क्या करते हैं, अगर मान लो गैस है, गैस को जब इससे ये यहाँ देखो और इसको हम ऐसे कर देते हैं, फिर इनको अच्छे से आप समझते रहिएगा। ये उत्क्रमणी का चिन्ह होता है, ठीक है, ये किसका चिन्ह होता है, उत्क्रमणी का। देखो अब पहला इसमें हमारा सेंटेंस क्या था, पहला हमारा क्या था, गलनांक। ठोस से द्रव में, ठीक है, ठोस से क्या करना, द्रव में, ठोस से द्रव में। ठोस से जब वस्तु द्रव में कब आती है, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम गलनांक, क्या करते हैं, गलनांक, क्या करते हैं, गलनांक करते हैं। ठीक है, जब ठोस से द्रव में आते हैं। अब क्या होता है कि जब ठोस से द्रव में आ रहे हैं तो हमारा गलनांक हो रहा है, और वाष्पीकरण जब गैस से क्या कर रहे हैं, गैस से वाष्पीकरण में हमारा क्या होता है कि द्रव से गैस में बदलना। द्रव से गैस, जब हम द्रव को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। देखो जब द्रव क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। जब ठोस को आप गर्म करोगे तो द्रव हो जाएगा। जब द्रव को गर्म करोगे, जब द्रव को आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो किस में हो जाएगा, गैस में। तो गैस में हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है,
क्वथनांक या वाष्पीकरण, क्वथनांक या वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण कह लीजिए या तो क्या कह लीजिए क्वथनांक। क्वथनांक को हम क्या कर सकते हैं, उबाल रहे हैं ना, क्वथनांक, ठीक है। संघनन, जब गैस से द्रव, जब गैस को क्या करोगे, ठंडा, जब गैस को ठंडा करोगे तो द्रव बन जाएगा, जब द्रव को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा। और जब ठंडा कर रहे हैं तो कौन सा काम हो रहा है, संघनन। जब ठंडा कर रहे हैं तो कौन सा काम हो रहा है, संघनन का, लेकिन जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्वथनांक बन रहा है। यहां तक बात आपको समझ में आ गए होंगे। द्रव से ठोस, द्रव से ठोस बनाने के लिए जब हम गर्म कर रहे हैं तो द्रव बन रहा है, लेकिन जब ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो, जब द्रव से ठोस करना हो तो जब ठंडा करेंगे तो द्रव ठोस बन जाएगा, लेकिन जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। जो ठंडा करने वाली जो प्रक्रिया होती है, ठंडे को हम क्या कहते हैं, जमना या हिमांक, जमना या हिमांक, ठीक है ना। जब ठंडा करेंगे, देखो यहाँ दोनों चीज़ समझिएगा, जब ठंडा कर रहे हैं तो ठोस हो जा रहा है, जब गर्म कर रहे हैं तो द्रव हो जा रहा है। जब ठंडा करेंगे तो जमना चाहे हिमांक, और जब गर्म करेंगे तो गलनांक या गलनांक। और यहाँ पे जब गर्म करेंगे तो क्वथनांक, जब ठंडा करेंगे तो संघनन। इन दोनों को समझते रहिएगा। अब एक चीज़ और आता है कि गैस से ठोस, गैस से ठोस और ठोस से गैस। आपको अच्छी तरह पता है जब पानी को क्या करेंगे, पानी पहले जब ठंडा था तो ठोस था, गर्म हो गया तो द्रव हो गया, फिर और गर्म हो गया तो गैस में बदल गया, ठीक है। फिर गैस को ठंडा किए तो द्रव हो जाएगा, जब द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाएगा। ये पैटर्न आपका चलता रहता है। अब आज ये जो दो चीज़ें हैं, ये ठोस से डायरेक्ट गैस, जो वस्तु ठोस होती हैं द्रव के बाद गैस में आती है, लेकिन क्या करता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में जो बदल जाता है, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। जब ये क्या, जब हम गर्म करेंगे, देखो हम बाहर गर्म वाले को लिखे हैं और अंदर ठंडा वाले को लिखे हैं। और जब निक्षेपण करेंगे, निक्षेपण मतलब जब हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, निक्षेपण। आप इसको बढ़िया समझिएगा, इसको हम हटा देते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएंगी तो शायद आपको आसान हो जाएगा चीज़ों को जानना। बना लीजिए यहाँ पे ठोस, गैस और यहाँ पे द्रव, ठीक है। जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब इधर से इधर आ गए तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तीर बना रहे हैं, याद रखिएगा। तब क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब ठोस से द्रव में बदलना होगा तो जब हम गर्म करेंगे तो क्या कहलाएगा, गलनांक। जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा तो इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। जब गैस को हम क्या करेंगे, जब हम गैस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो तो यहाँ जब ठोस को हम क्या करेंगे, गर्म करके गैस में लाएंगे तो क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन जब आप इधर से इधर जाएंगे, जब आप इधर से, जब द्रव से गैस में जाएंगे, जब द्रव से ठोस में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। और ठंडा वाले काम को क्या कहते हैं कि जमना, ठंडा वाले को क्या कहते हैं, जमना या हिमांक। अच्छा, जब इधर से इधर आएंगे, जब गैस से किधर जाएंगे, ठोस की तरफ, ठीक है ना। जब गैस से किधर जाएंगे, ठोस की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। जब उधर से इधर आएंगे तब क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा। जब ठोस से हम ठंडा कर रहे हैं, जब ठोस को हम ठंडा कर रहे हैं, देखो आप एक तरफ इधर से घुमा के चलो, फिर एक बार इधर से घुमा के चलो। ठोस को गर्म किया, द्रव हो गया, द्रव को गर्म किया, गैस बन गया, गैस को फिर क्या है, गैस पे खत्म हो गया। अब क्या करना है, जब गैस को, अब यहाँ से फिर वापस आते हैं, ये ऊर्ध्वपातन अंदर वाला हो गया, एक ठंडा करेंगे तो ये निक्षेपण हो जाएगा, निक्षेपण, ठीक है ना। आप देखो, अब उल्टा चल रहा है, जब गैस को हमने ठंडा किया तो द्रव बन गया, जब द्रव को हमने ठंडा किया तो ठोस बन गया। इन तीनों का पैटर्न आपको सही से समझ में आ रहा होगा।
लेकिन जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। फिर आपको मिलते हैं कल इसी टाइम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका 4 से 5 वीडियो में हम क्या है, पूरा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये BTC वाला है ये हम कंप्लीट कर देंगे साइंस। फिर ऐसे 5-7 वीडियो में करके मैथ, फिर साइकोलॉजी, ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।